लेकिन अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में जब ये चीज एक बहुत ही एविडेंट हो गई, साफ हो गई कि अगर यूएस का कोई प्रेशर पड़ेगा तो कैसी भी सिचुएशन में भारत आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको लग रहा है कि भारत फिर उस कदम की सोच भी सकता है? देखिए, क्योंकि एक चीज तय है, आप ये चीज को याद रखिएगा कि अमेरिका के हित में ये पॉइंट है कि भारत का पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ मसला कभी हल ना हो। बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के मसले खत्म हो जाते हैं या जिस दिन भारत और चीन के मसले खत्म हो जाते हैं, अमेरिका का धंधा खत्म हो जाता है। अमेरिका एक ऐसा व्यापारी है कि वो ऐसा लाला है जिसकी दुकान पे अगर मान लीजिए उसको डल्ले के अंदर रोज के रोज 1 लाख रुपया कैश ना मिला तो वो रात को पागल हो जाएगा शराब पी पी के। अमेरिका का वो हालात है। तो उसके माइंडसेट को समझिए। उसके हित में है कि इन दोनों की प्रॉब्लम परपेचुअली रहे। उसके हित में है कि उनकी ये प्रॉब्लम चाइना और इंडिया के बीच में परपेचुअली रहे। उसके हित में है कि रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम में परपेचुअली चलाता रहूं। 1990 से लेकर आज तक रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि वो इश्यूज चलेंगे, इसी रीजन से यूरोप उसका सामान खरीदेगा। अगर यूरोप एकजुट होकर इतनी दिमाग लगाकर ये चीज बोल दे रशिया के साथ कि हमें अमेरिका तुम दूर रहो, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में, हमारी टेरिटरी के पास है यूक्रेन, हमारी टेरिटरी के सामने रशिया, हम अपने आप जाके बात करेंगे, अमेरिका पागल हो जाएगा। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, आपको ये चीज समझनी है कि सर अमेरिका इस समय विश्व का सबसे बड़ा नाग है। उस नाग का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक पूरे विश्व में शांति नहीं आ सकती। सबसे बड़ा अशांति का केंद्र अगर कोई है तो वो अमेरिका है। तो आपको लग रहा है कि जो भी कुछ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में हुआ उसके बाद अमेरिका का जो रवैया था, भारत अपनी यूएस की पॉलिसी को लेकर एक रीथिंक कर रहा है, वो नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता नजर आ रहा, क्योंकि हमारा वो गुलामगिरी का माइंडसेट जो अमेरिका को लेके है कि हम आपके दलाल बने रहेंगे, मुझे नहीं लगता हम उससे बाहर कभी आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फिर मैंने आपको वही बताया कि एक बहुत बड़े डीप स्टेट का रोल है जो चाहता ही नहीं है कि हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे उनके अपने पर्सनल रीजंस भी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चाहे वो अपने फैमिली के सेटलमेंट के हों, जैसा मैंने बताया, या किकबैक्स के हों जो डिफेंस डील्स में मिलते हैं, तो हम कभी उस नजरिए की ओर नहीं जा सकते। ये इंडिया में डीप स्टेट कैसे काम करता है? जो यूएस एड की बात भी आई थी 20-22 मिलियन डॉलर के आसपास लास्ट इलेक्शन में, वो क्या लगता है आपको, किस तरह के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे काम करता है? इंडिया का डीप स्टेट, यूएस का डीप स्टेट इंडिया में कैसे काम करता है? यूएस का डीप स्टेट इंडिया में इस तरीके से काम करता है कि उसने इस डीप स्टेट को क्रिएट किया है, सपोर्ट किया है, नर्चर किया है। आज की डेट में जितनी भारत की ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है, आज की डेट में वो ट्रेनिंग के लिए हम अमेरिका अपने अधिकारियों को भेजते हैं। क्यों? आपके पास क्या अपने टेक्स्ट नहीं थे या अपने संस्थान नहीं थे कि जहां पर आप उनको भेजें? चाइना तो ऐसा नहीं करता। चाइना तो नहीं करता। लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ पर एक आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी ये बड़ा पावरफुली बोस्ट ऑफ करता है कि भाई मैं तो हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ। क्या पढ़ के आए हो तुम हार्वर्ड से? और अगर पढ़ के भी आए हो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, तो तुमने कौन सा देश का भला कर दिया? तुम बल्कि हार्वर्ड जाकर अपने बेटा बेटी के लिए वहां पर एडजस्टमेंट प्लान बनाकर आ गए, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इवेंचुअली फिर वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में काम करेगा। आप ऑब्जर्व कर लीजिए हर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का, बिल्कुल, कि क्यों उनके बच्चे सारे अमेरिका या अमेरिका के फंडेड संस्थाओं में ही काम करते हैं। कभी आपने देखा कि भारत के अंदर किसी एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा जो है स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ लग के बाथरूम का वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है? वो नहीं होगा। बहुत कड़वी बात कही, कड़वी बात है। तो ये जो डीप स्टेट है ना सर, ये डीप स्टेट कभी ये चीज होने नहीं देगा। तो आपको लग रहा है कि भारत के अंदर जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके बच्चे या वो खुद यूएस में रहे, उनका जो माइंडसेट है वो भी इतना प्रो यूएस की, उस वजह से हम अपने लेवल पे कुछ सोच नहीं पा रहे? नहीं, इट इज नॉट अबाउट कि उनका कोई माइंडसेट प्रो यूएस है। उनका हित है कि हमें अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करने, क्योंकि उससे हमारे एजेंडास खुद के पर्सनल जो है वो खराब होते हैं। ये समस्या है। पवनी जी, आपकी सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कंट्री में राष्ट्रबोध नहीं है। ये यूं कहूं कि देश से प्यार या दूर का कोई विजन नहीं है। हर आदमी इतने छोटे छोटे स्वार्थों में शामिल है कि अगर एक अधिकारी है तो उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा करप्शन करके अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बना लूं, नेता को लगता है कि मैं इतना काम करके इस फ्रीबीज दे के अगला चुनाव जीत लूं। अगर इतने छोटे लेवल पे बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं तो फिर उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, एक देश के तौर पर एक कैरेक्टर बनाना या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो सारी चीजें कहां से आएंगी? नहीं आएंगी सर, क्योंकि जब तक हम लोग, मैंने फिर वही बात बोली आपको कि इन छोटे छोटे मुद्दों से उभर कर ऊपर आके एक राष्ट्रीय हित में सोचने के कार्य को नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है, आज आपके पास सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया में जहां पर एक मोरालिटी और एथिक्स का डिबेट चलाया जा सकता है, लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है कि जिसके तहत हम एक देश के प्रगति के लिए काम करें, वो काम नहीं हो पा रहा है। मुझे इस बात का कितना सोच के दुख होता है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर कई लोग
भारत के लेट से मंदिरों का इतिहास, गुरुद्वारों का इतिहास, जगहों का इतिहास, ये सब बता रहे हैं। वो आपको भारत के बारे में जागरूक कर रहे हैं, भारत की संस्कृति बता रहे हैं। और उन चैनल्स को ना कोई समर्थन मिलता है, ना कोई सपोर्ट मिलता है, ना लोग उनको ज्यादा देखते हैं और सरकार उनको भाव नहीं देती है। लेकिन कोई 2 कौड़ी का यूट्यूबर जो अश्लील बातें करता है, जो इस प्रकार की बातें करता है, जो इस समाज की सोच के खिलाफ है, उस बंदे के पॉडकास्ट में जाकर भारत का पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से माँ बाप का फर्ज होता है कि वो बच्चों में नजर रखे कि वो क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, उसी तरह एक स्टेट का भी फर्ज है कि वो देखे कि उसका जो यूथ है, क्योंकि स्टेट तो अपने यूथ के लिए माँ बाप ही हुई ना, कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। भले ही वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो क्या कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है तो क्या खा रहा है। हम देखते हैं कि इतने सारे चिप्स हैं, इस तरह के जंक फूड है जो सीधे सीधे कैंसर जिनसे होता है, लेकिन वो बाजार में अगर बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, फिर भी स्टेट उस पर कुछ नहीं कर रहा। देखिए, जब स्टेट ने कोशिश भी करी तो उसका मजाक उड़ाया गया। आप एक चीज को देखिए कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि जो है रामायण का जो है पोर्ट्रे कराया जाएगा टीवी पे, लोगों को रामायण दिखाई जाएगी। रामायण दिखाई भी गई, लोगों ने देखी भी, बड़ी दिलचस्पी से देखी, खुशी से देखी। लेकिन एक वर्ग था जिसको जलन बहुत हुई कि ये क्या मतलब है, रामायण दिखाई जा रही है। नहीं तो क्या दिखाए? आप क्या चाहते हैं कि गांधी की डांडी मार्च दिखा दें? हो गया, खत्म हो गया, वो गांधी वाला एरा खत्म हो गया, भूल जाओ उसको, अब लाइफ को आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर फिर वही बात है कि कोई कंसेंसस नहीं है हमारे पास। आप अगर इस हित में काम करेंगे तो आपको नीचा दिखाया जाएगा। आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति धार्मिक तरीके से पाठ पूजा करता है, या मान लीजिए टीका लगाकर, या कोई उस प्रकार का जो एक रिलीजियस सिंबल है उसको यूज करके मान लीजिए पब्लिक के सामने आता है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी हो, मॉडर्न नहीं हो। धार्मिक और मॉडर्निटी का क्या रिलेशनशिप? मतलब हमें हमारी अपनी दिखाने में शर्मिंदगी है। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज हमें समझनी है। अनफॉर्चुनेटली भारत का जब आप पूरा इतिहास पढ़ते हो, प्राचीन काल से लेके आज तक, जितने भी भारत के राजा महाराजा रहे, उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखा है। वो प्रजा का ध्यान रखने से, प्रजा के वेलफेयर से ही हम अपने इस इतिहास को और एक सिविलाइजेशनल जर्नी को सपोर्ट और सस्टेन कर पाए आज तक। आज हमें उस चीज में शर्म आती है वो करने। कंटेंट का मॉडरेशन भारत में क्यों नहीं होता? हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे भारत की सरकार की तरफ से एक संसद टीवी करके एक चैनल है, जो कि बहुत प्रसिद्ध चैनल है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है। आप एक धार्मिक एजुकेशन को लेके चैनल क्यों नहीं बनाते? तो ये चीज जब तक हमें कॉन्शियस लेवल पर नीति बनाकर डिसीजन नहीं लेंगे कि नहीं, हमें अब ये देश के हित में करना है, चाहे जितना मर्जी ऑपोजिशन हो इसको लेके हम ये करेंगे, तब तक चीज आगे नहीं बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। बिल्कुल। उस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे नर्चर करना है, कैसे उसे बुरी चीजों से बचाना है, उसे अच्छी चीजों का एक्सपोजर देना है, ये काम स्टेट का है, सरकार का है, और शायद उतना ठीक से नहीं हो रहा। स्टेट, सरकार और घर, ये तीनों चीजों को काम करना पड़ेगा। घर में माँ बाप के पास आज की डेट में समय नहीं है देखने के लिए कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है आपका इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या आज की डेट में फेसबुक पे या यूट्यूब पे। लेकिन बहुत सारे देशों ने अपनी जो स्टेट पॉलिसी बनाई है ना कि बच्चे कितनी देर तक इंटरनेट यूज करेंगे, कितनी देर मोबाइल देखेंगे, या मोबाइल देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो फ्री फॉर ऑल वाला मामला लगता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए सर, आप नीति बना लीजिए कि कितना देखेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक माँ बाप खुद इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि बच्चा क्या देखेगा। आज की डेट में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। माता जी को तो सिर्फ जो है अपने बाल गोल्डन करा के किट्टी पार्टी में जाना और वहां से इंस्टाग्राम पे फोटो खाने की अपलोड करनी है, और पिताजी को पूरा 5 दिन जो है काम करना है और सैटरडे को गुड़गांव के डीएलएफ में जाकर जो है साइबर सिटी में 63 रुपए की किंगफिशर पीनी है। तो जब तक हम इस माइंडसेट से ही बाहर नहीं आएंगे और संडे को जो है बच्चे को ले जाकर मूवी दिखा दी, मॉल घुमा दिया, जूते दिलवा दिए, ये जिंदगी चल रही है लोगों की। तो इसमें परवरिश कहाँ गई सर पूरी? कितने घरों में आप भी आज की डेट में सर जानते हैं कि बच्चों को पाल कौन रहा है? नैनी। तो आपने बच्चा पैदा ही क्यों किया यार? जब आपको नैनी ने पालना था तो आप बच्चा काहे पैदा किए? आप अपनी जिंदगी में अगर इतने व्यस्त थे तो आप किसी दूसरे की जिंदगी कैसे खराब कर रहे हैं? आपको ये हक किसने दिया?